हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे अनुच्छेद, आर्टिकल। ठीक है। तो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? अपन ने पढ़ लिया था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक और 5 से लेके कहाँ तक पढ़ लिया था? 12 तक। ठीक है, देखा होगा आपने। और अभी 5 से लेके 11 तक पढ़ा था आपने। ठीक है, और 12 से लेके 35 तक आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये राज्य के बारे में जानकारी देता है और ये जानकारी सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताता है। और ये आज बताएगा हमें फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के बारे में। तो आज ये देखिए, ये भाग संविधान के भाग 1 में है। मतलब बांट रखा है कि भाई संविधान के भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे, संविधान के भाग 2 में कौन से अनुच्छेद आएंगे। तो संविधान के भाग 2 में ये 5 से 11 तक आते हैं और भाग 3 में आते हैं 12 से लेके 35 तक। तो आज अपन पढ़ेंगे भाग 3 यानी 12 से लेके 35 तक। ठीक है। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, याद रखना। ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे भाग 3 को। आइए तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप भाग 3, ये जो भाग 3 है इसको संविधान में नाम दिया है मैग्ना कार्टा का। किसका नाम दिया है? मैग्ना कार्टा का। ठीक है। अब इसको ये नाम क्यों दिया गया है? अजीब सा नाम, इसके पीछे क्या राज है देखते हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। ठीक है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? देखिए, मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, अधिकार यानी जो अपना अधिकार होता है, अपना राइट होता है, जो अपना कर्तव्य है जिसको फर्ज बोलते हैं, तो उसको मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। तो इसको अधिकार पत्र डायरेक्ट ना बोल के क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। ये वर्ड कहाँ से उठाए? देखिए, मैग्ना कार्टा सबसे पहले, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड यानी आपका क्या, ब्रिटेन यानी यूके। ठीक है। यूके का राजा था जॉन, राजा जॉन, जिसे किंग जॉन बोलते हैं ना, किंग जॉन। ठीक है। तो राजा जॉन था, उसने जारी किया था सबसे पहले मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र जनता के लिए। देखिए, राजा था, ये बात है 1215 की। ठीक है। 1215 ईस्वी की बात है। तो राजा था, वो क्या करता था? जनता पे अत्याचार करता था, मतलब मनमाने तरीके से अपना राज करता था और जो मन में आता था वो करता था। तो ऐसे करके वहाँ की जनता में हो गया विद्रोह, उत्पन्न हो गया। ठीक है। रोष फैल गया राजा के विरुद्ध। तो फिर विद्रोह हुआ, फिर युद्ध भी हुए, तो लास्ट में जनता का साथ भी दिया था। तो राजा को लास्ट में हार माननी पड़ी और राजा ने जनता की जो मांग थी उनको स्वीकार किया और मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र जारी किया। और उस अधिकार पत्र में ये लिखा कि संपूर्ण कार्यवाही तो नहीं होंगी, लेकिन कुछ काम कानूनी दायरे में होंगे। ठीक है। तो ये वहाँ की जनता के लिए एक रिलीफ था। ठीक है। राहत की एक बात थी कि कानूनी दायरे में होंगे कुछ काम, लेकिन संपूर्ण कार्य तो नहीं बोला था, लेकिन कुछ कार्य कानूनी दायरे में होंगे। तो ये मैग्ना कार्टा जो अधिकार पत्र है, ये यूके का राजा था जॉन, उसने जनता के लिए जारी किया था। मतलब अधिकार दिए थे, मतलब ताकि जनता का शोषण कम हो सके और वह भी अपनी जीवन में जिंदगी, मतलब जीवन जीने के तरीके में कुछ सुधार कर सके। ठीक है। तो याद रखना, अधिकार पत्र, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में राजा जॉन। तो यहाँ से ही इंग्लैंड में कानून की शुरुआत हुई थी, विधायी शक्ति। ठीक है। कानून को विधायी शक्ति बोलते हैं। तो 1215 से ही ब्रिटेन में या फिर यूके में कानून आया था। ठीक है। तो इसलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। आगे बात करते हैं। ठीक है। भाग 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
मैग्ना कार्टा। ठीक है, अब भाग 3 में है क्या ये देखते हैं। देखिए भाग 3 में है मूल अधिकार या फिर मौलिक, मूल भी बोल सकते हैं मौलिक भी बोल सकते हैं, अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्या है भाग 3 में, फंडामेंटल राइट। भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, तो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अब मौलिक अधिकार कहाँ से हैं। देखिए मौलिक अधिकार अपने संविधान में लिए गए हैं अमेरिका से, यानी यूएसए से। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को सबसे पहले ऐड किया था, वो क्या था, फ्रांस ने। ठीक है, 1789 की बात है। तो मूल अधिकारों को अपने संविधान में जगह दी थी, वो सबसे पहले फ्रांस ने दी थी। देखिए मौलिक अधिकार यूएसए के हैं, तो यूएसए के संविधान में जैसे अपने संविधान बना था तो अपने मौलिक अधिकारों को पहले ही जगह दे दी गई थी, ऐसे यूएसए के संविधान में मौलिक अधिकारों को ऐसे जगह नहीं दी गई थी। मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल मतलब संशोधन करके और फिर मौलिक अधिकारों को जगह दी गई थी संविधान में, और अपने संविधान बना था तब मौलिक अधिकार उसमें लिख दिए गए थे। ठीक है, अपने संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जुड़े हुए मौलिक अधिकार। इसलिए हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी एक्सप्लेनेशन इनका सबसे ज़्यादा है, विवरण। ठीक है, विस्तृत विवरण है जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, विस्तृत विवरण। ठीक है, यानी एक्सप्लेनेशन इनका ज़्यादा है संविधान में, किसी भी देश में किसी भी मूल अधिकार का इतना विवरण नहीं होगा जितना भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का है। ठीक है, यूएसए से लिए गए हैं, सबसे पहले फ्रांस ने अपने संविधान में ऐड किए थे मौलिक अधिकारों को। ठीक है, और अपने तो संविधान में पहले ही लिख दिए गए थे जब संविधान बन रहा था, लेकिन यूएसए में संविधान संशोधन करके बाद में लिखे गए थे, 10वें संविधान संशोधन में लिखे गए थे। ठीक है, अब तक 27 संविधान संशोधन हो चुके हैं अमेरिका में। ठीक है, तो याद रखना मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखिए मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए ज़रूरी हैं। मौलिक अधिकारों के बिना नागरिक कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए हैं और हर व्यक्ति इनका उपयोग करके अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है, सेल्फ डेवलप कर सकता है, मतलब खुद के ऊपर कुछ काम कर सकता है। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास मौलिक अधिकारों के द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके पास मौलिक अधिकार नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल जैसे जेल में जो कैदी रहता है उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। 19 मतलब अनुच्छेद 19 बाहर जाने की स्वतंत्रता, घूमने की, व्यापार करने की या फिर बोलने की, ये सब क्या है, छीन लिए जाते हैं जेल में। ठीक है, तो वह कुछ नहीं कर सकता। जिनके पास मौलिक अधिकार है वो अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए इनका नाम मूल रखा गया था। मूल इसलिए कहा जाता है इनको, बाकी अधिकार भी बोल सकते थे इनको, लेकिन मूल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि व्यक्ति विशेष के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संविधान इनकी गारंटी देता है व्यक्ति के लिए, कि संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपका मूल अधिकार का जो मूल अधिकार है वो कोई नहीं छीन सकता। तो मतलब संविधान ने क्या दी, गारंटी, कि किसी भी व्यक्ति या कानून के द्वारा आपके मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं जिसमें आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं छीने जाएंगी। जैसे आपातकाल है, उसमें कुछ जैसे 19 है, जो 19 अनुच्छेद 19 है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, छीन लिया जाता है, मतलब अपने आप में ख़त्म हो जाता है। तो कुछ हैं लेकिन आपातकाल सही हो जाता है, फिर वैसी स्थिति आ जाती है तो अपने मौलिक अधिकार वापस मिल जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बोल के मांगे जाते कि आप आपका मौलिक अधिकार हमें दीजिए, ऐसे नहीं है। मौलिक अधिकार किसी के द्वारा दिए नहीं जाते। ठीक है, जन्म होने के साथ ही अपने को मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार उस टाइम पे मिल जाते हैं, कुछ बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार
हमारे जीवन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है, ठीक है, राजनीतिक तरीके से देखें तो। और दूसरी बात ये है कि जैसे सरकार कोई कानून बनाती है तो वह क्या देखती है कि किसी व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकारों का हनन, एक वर्ड आता है हनन, क्या आता है हनन, हनन का मतलब होता है छीनना या फिर खत्म करना या फिर नष्ट करना, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है छीनना, तो हनन का मतलब होता है छीनना। तो सरकार कानून कौन बनाती है, कानून बनाती है संसद, ठीक है। संसद क्या होती है ये सब बताएंगे आपको। तो संसद बनाती है कानून, तो जो भी संसद कानून बनाती है वो व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों को देख के बनाती है कि अपने जो कानून बनाया है उससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छिन रहा है, तो उसको बोलते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होना, ठीक है। तो जो भी कानून बनाए जाते हैं वो व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों को देखते हुए कानून बनाए जाते हैं। जैसे देखिए कोई कानून बना दिया कि ये कानून बना दिया कि किसी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को शाम में पूजा करना मना है या फिर शाम को 5 बजे घूमना मना है, तो ये संसद ने कानून बना दिया, ठीक है। अभी क्या है कि व्यक्ति है उसके तो रोजगार है, मतलब कुछ काम है वो करना है, तो या फिर पूजा है तो उसका टाइम शाम को पूजा करने का है, तो क्या होगा, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। तो बाहर जो 5 बजे घूमना ये बंद कर दिया, ये कानून बना दिया, तो ये व्यक्ति के अधिकार पर क्या हुआ, सीधा अटैक हुआ, तो उसका क्या हुआ, मौलिक अधिकार हनन हुआ, छिन गया, ठीक है। ये घूमने का मौलिक अधिकार है, ये बताएंगे किस में है। तो बता रहा हूँ मैं एक बात आपको कि संसद ऐसा कानून कभी नहीं बना सकती, बना दिया, चलो संसद ने जानबूझ के नहीं बना दिया लेकिन कोई कानून बना दिया और बाद में पता चला कि ये कानून तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पे सीधा अटैक कर रहे हैं, तो इनकी जांच करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट करेगा, नहीं तो हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। और इनको क्या कहा गया है, ये हैं संविधान के रक्षक, ठीक है। और ये जो ये कार्य करेंगे, मतलब संसद ने कानून बनाया, चलो कानून अच्छा था बुरा था वो बाद में पता चला, इन्होंने उस कानून की समीक्षा की, ठीक है, क्या की, समीक्षा यानी रिव्यू किया। तो अपन क्या बोलते हैं, कोई संसद ने कानून बनाया उसका, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, न्यायपालिका, क्या बोलते हैं, न्यायपालिका, न्यायपालिका यानी जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। या फिर अब देखो समीक्षा का मतलब, समीक्षा का क्या क्या अर्थ हो गया, संसद ने कोई कानून बनाया, चलो वो अच्छा बुरा है, उसका उसको सुप्रीम कोर्ट ने या हाई उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने देखा कि भाई सही है नहीं, जो देखा था, जो जांच की थी उसको क्या बोलते हैं, समीक्षा। और इनको बोलते हैं क्या है, न्यायपालिका। तो टोटल वर्ड मिला के क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा, इसको बोलते हैं क्या, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशरी रिव्यू, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको मौलिक अधिकार दे दिए गए, आपको मौलिक अधिकार संसद नहीं छीन रहा, ठीक है, कोई व्यक्ति विशेष छीन रहा है। जैसे आप किसी के यहाँ काम करते हो या फिर कुछ, मतलब आपके पैसे मांगते हो या फिर आप पे रोब जमा रहा हो, तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे देखो किसी के घर के आगे रोड है और उसने वहाँ पे दीवार खींच दी बीच में कि ये तो रोड मेरे घर के सामने से जा रही है तो मैंने इस पर दीवार खींच दी, तो वहाँ से आने जाने के लिए बाधा होगी, तो वो आपके मौलिक अधिकारों का क्या होगा, हनन। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, देख लो इतनी छोटी सी बात है कि रोड बना दिया, रोड के बीच में क्या नाम है, दीवार बना दिया, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। वैसे हाई कोर्ट भी जा सकते हो लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। वैसे हर केस हर मुकदमे के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता ऐसे ही सीधे, ठीक है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, पहले उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, वहाँ से उच्च न्यायालय में से कुछ शर्तें पूरी करके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन आपका मौलिक अधिकारों का हनन छिन गया या फिर कोई आपसे जोर जबरदस्ती कुछ करवाता है, आपके मौलिक अधिकार छिन जाते हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है अपना, दिल्ली, समझते हो ना, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, ठीक है। अपना जो आखिरी क्या बोलते हैं हम,
न्यायपालिका का आखिरी स्तंभ, आखिरी न्यायकर्ता, ठीक है, अंतिम न्यायकर्ता सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। और हाई कोर्ट तो अपने राज्य का एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर राज्य में हाई कोर्ट हो, लेकिन हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो वो 2-3 राज्य मिलके भी एक हाई कोर्ट बना सकते हैं, तो लेकिन हर राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, ना कि हर राज्य में हाई कोर्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बता दिया है न्यायिक समीक्षा क्या होती है। हनन होएगा तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आपके जो नीचे जिला न्यायालय है वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये पावर दी गई है, तो ये संविधान की क्या है, संरक्षक, ठीक है। ये बात हो गई मौलिक अधिकारों पे। बात करते हैं मौलिक अधिकारों की संख्या पे। मौलिक अधिकारों की संख्या यानी सर्वांगीण विकास, सेल्फ डेवलप, विकास, सॉरी, सेल्फ मतलब सर्वांगीण विकास। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की अनुच्छेद 12 पे, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 12 पे देखते हैं क्या। देखिए अनुच्छेद 12 में ये कहा गया है कि अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा क्या, राज्य, ठीक है। तो एक वर्ड आएगा राज्य। तो अपन राज्य किसको समझेंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्या है, राज्य। लेकिन संविधान में इनको राज्य नहीं कहा गया है, ठीक है। राज्य इनको भारत में कहा गया है, वो भी अपनी सुगमता के लिए, अपने कार्यवाही को सरल बनाने के लिए। लेकिन अपन अपने देश से बाहर जाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय, अपने राष्ट्र से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो राज्य भारत को कहा गया है, ठीक है। और राज्य संविधान में किसको कहा गया है कि जो अपन संविधान मतलब मौलिक अधिकार में जो वर्ड यूज करेंगे राज्य, उसमें क्या क्या आएगा। तो देखते हैं राज्य में क्या क्या आएगा। देखिए राज्य में संसद, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद, उसके नीचे पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत, ग्राम नगर पंचायत, और जो नगर पालिका, नगर निगम, जितने भी मतलब जो सरकारी व्यक्ति है ना, उसको क्या बोला गया, राज्य। जितने भी अपन एक वर्ड में बोलते हैं ना, सरकार, ठीक है। तो सरकार में जो जो शामिल होता है ना, उसको राज्य में ऐड किया गया है। एक शर्त छोड़ के, न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो न्यायपालिका को राज्य से बाहर रखा गया है, यानी जुडिशरी, जुडिशरी का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी जिसको अपन सरकार बोलते हैं उसको राज्य की, राज्य शब्द से दर्शाया गया या फिर लिखा गया है। तो लेकिन न्यायपालिका को राज्य में शामिल नहीं किया गया। बाकी जो भी आप जिसको सरकारी व्यक्ति, जो सरकार समझते हो ना आप, वो सीधा उसको क्या बोलेंगे, राज्य। तो बस यही है, राज्य बता रखा है कि राज्य का अर्थ क्या होगा, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन राज्य, न्यायपालिका को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये एक बार लिखे रहने दो। चलो तो ये सब राज्य में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं अनुच्छेद 13 पे। देखिए अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 की क्लोज हैं 4, यानी इनके जो बांट रखा क्लोज, मतलब इनके जो पार्ट है ना, मतलब बांट रखा है इनको 4 क्लोज में, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो पहली क्लोज पे बात करते हैं। पहली क्लोज क्या है, देखिए पहली क्लोज ये कहती है कि संविधान बनने से पहले संविधान बनने से
पहले, ये क्लोज 1 कहती है संविधान बनने से पहले जो कानून बनाए गए थे या जो कानून मौजूद थे वह कानून उस समय तक गलत या रॉन्ग या मतलब असंगत साबित होंगे जब वह व्यक्ति के मूल अधिकार पर सीधा अटैक कर रहे हैं। चलो, अपना संविधान बना कब? देखिए, बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, 1950 को। ठीक है, तो इससे पहले जो भी कानून चाहे भारत ने बनाए हों, इससे पहले तो अपन 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले जो भी कानून चाहे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए हों, जो भी कानून या फिर भारतीयों के द्वारा बनाए गए 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले, वह जो कानून है वह उस समय तक रॉन्ग या असंगत या गलत साबित होगा। मतलब उस कानून का अब कोई प्रयोग नहीं होगा अगर उसने व्यक्ति के सीधे मौलिक अधिकारों पर अटैक किया है। ठीक है, तो वह कानून असाबित, मतलब वह कानून खत्म हो जाएगा अगर उसने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पे सीधा अटैक किया है, उस पर उनकी मौलिक अधिकारों पे क्षतिपूर्ति कर रहा, तो वह संविधान, वह कानून रॉन्ग यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, संविधान 2 मतलब अनुच्छेद 13 के 2 में क्या कहा गया है? संविधान बनने के बाद, देखिए यहाँ पे एक संविधान बनने से पहले जो विधि, ये एक शब्द है, ये ध्यान में रखना। संविधान बनने से पहले जो विधि, और विधि को क्या कहा गया है? कानून। तो कानून सीधा ना कह के क्या कहा गया है? लो। ठीक है, तो सीधा ना विधि कहा गया। और ऐसे ही संविधान बनने के बाद जो विधि, अभी कानून लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए विधि क्या होता है। तो जो विधि, संविधान बनने से पहले जो विधि, वही बात कि वह विधि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर सीधा अटैक करती है, तो वह विधि खलास या फिर खत्म या असंगत मानी जाएगी। ऐसे ही संविधान बनने के बाद यानी अब तक, अब जो भी कानून बनेगा और उसने मौलिक अधिकारों पर अटैक किया है, तो वह विधि रॉन्ग, गलत या असंगत साबित होगी, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये संविधान बनने के बाद यानी 1950 के बाद और जो अब तक, मतलब आज या फिर कल, तो जो भी विधि बनेगी, कानून बनेगा, वह असंगत होगा अगर उसने मौलिक अधिकारों पे अटैक किया है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार आगे बताएंगे कौन से हैं। ठीक है, क्लोज 3 क्या कहती है? देखिए, क्लोज 3 इस विधि की परिभाषा देती है। ठीक है, क्लोज 3 विधि की परिभाषा देती है कि भाई ये तो बता दिया आपने जो कानून है, ऐसे नहीं है, एक कानून ऐसे नहीं होता जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है, वो कानून अकेला नहीं होता। देखिए, विधि या कानून में क्या क्या आते हैं? जितने भी अध्यादेश, ये अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है, हालांकि बनाती कानून संसद है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी जब संसद काम नहीं कर रही हो, तो राष्ट्रपति जो आदेश देता है कानून के दायरे में, या फिर जो भी आदेश देता है जो संसद को देना चाहिए था, वो राष्ट्रपति ने दिया। क्योंकि संसद तो काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया उसको क्या बोलते हैं? अध्यादेश। तो वह भी कानून है। ठीक है, अध्यादेश और आदेश तो नॉर्मली जो भी संसद देती है, आदेश देती है। ठीक है, वह आदेश हो गई, कोई भी नियम हो गया। ठीक है, विनियम हो गया, कोई विधि, मतलब विधि तो आई गई, विधि तो है ही, तो विनियम, मतलब जितने भी आदेश, नियम, विनियम सरकार के द्वारा जो लागू किए जाते हैं, वो क्या हैं? विधि हैं। ठीक है, देखिए ये संविधान में बता दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐड किया, क्योंकि जो अपने भारत है, भारत की इस तरफ जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनमें क्या चलती है? प्रथाएं चलती हैं। ठीक है, प्रथाएं, रीतियाँ। ठीक है, तो जो प्रथाएं, जो उन्होंने अपनी जो प्रथाएं बना रखी हैं, रीतियाँ बना रखी हैं ना, उनको भी कानून बोलेंगे। संविधान में नहीं लिख रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथा और रीतियाँ भी क्या हैं? कानून हैं। और कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे, कार्यपालिका के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे,
वो भी क्या हो जाएगा, कानून। ठीक है, ये विधि की परिभाषा है। देखिए इसमें अभी बता देता हूँ, इसमें एक शब्द है संविधान संशोधन। संविधान है, अपना संविधान बन रखा है, उसमें संशोधन यानी काट छांट करके कुछ चीज़ को ऐड किया गया, कुछ को माइनस किया गया, कुछ को जोड़ा गया, कुछ को घटाया गया, उसको क्या बोलते हैं, संशोधन। ठीक है, तो वह शब्द इसमें नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इस संविधान के संशोधन पर इतनी वो होंगी, इतने केस मुकदमे या फिर इतने वार्तालाप या फिर इतने जो भी घटनाएं घटेंगी वो इस शब्द पे लेके घटेंगी। ठीक है, तो इन पे जो विवाद है वो देखते हैं। चलो याद रखना, संविधान संशोधन का यूज विधि में नहीं कहा गया, किया गया है। और संविधान संशोधन अपन करते हैं अनुच्छेद 368 से। संविधान संशोधन करना है तो उस पर क्या, अनुच्छेद 368 के तहत करेंगे। ठीक है, इसमें भी क्लोज 1 और क्लोज 2 हैं। ठीक है, 368 में भी 368 में इसके द्वारा ही संविधान संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। इसमें क्लोज 1 और क्लोज 2। ठीक है, 2 क्लोज हैं इसमें। ठीक है, तो अपन जितने भी ये जो इस पे विवाद हुए हैं ना वो देखते हैं। चलो तो आप एक बार इनको देखिए, एक एक करके चलते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, एक बार पढ़ लिया होगा, तो अपन एक एक जो विवाद है उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो याद रखना विधि, एक बार इनको मिटो देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। देखिए पहला जो अपना वाद विवाद है वह कौन सा है, शंकरी प्रसाद है, 1951 की बात है। ठीक है, कौन सा है, शंकरी प्रसाद बनाम 1951। इसने ही यह बात कही थी कि इस विवाद में यह बात कही गई थी कि जो संविधान संशोधन अपन करेंगे, क्योंकि देखिए जो कानून बनेगा वो संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत ही बनेगा। क्योंकि जो क्या बोलते हैं महत्व इसलिए है क्योंकि अपने को जो भी कानून बनाने हैं वो इसके तहत ही बनेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत ही। ठीक है, इसलिए इसका महत्व है। तो अब जो भी चलो कानून बनाया, अब वो कानून अच्छा है या बुरा है वो कहाँ पर साबित होगा, 13 की क्लोज 2 में, मतलब इसमें। ये तो पहले की बात है, लेकिन 13 की क्लोज 2 में क्या कहा गया है कि संविधान बनने के बाद जो विधि जो विधि बनेगी, ठीक है, जो विधि बनी 368 के तहत विधि बनेगी, ठीक है, तो वह गलत है या नहीं है वो अनुच्छेद 13 ही साबित करेगा। क्योंकि यह शक्ति अनुच्छेद 13 में दी गई है कि कोई संविधान संशोधन अच्छा या बुरा, वो संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अब 13 में बताया गया है विधि, अब विधि में बताए गए हैं ये सब की विधि में ये सब आएंगे। अगर ऐसा कुछ कोई आदेश अध्यादेश नियम या जारी किया और वह गलत है तो उसको अनुच्छेद 13 के क्लोज 2 के हिसाब से गलत या रोंग साबित कर दिया, हटा दिया जाएगा। तो अब इसमें ये जो संविधान संशोधन है ये शब्द नहीं जोड़ा गया। तो शंकरी प्रसाद बनाम ने यही कहा गया था कि 368 के तहत कीजिए, जो भी संविधान संशोधन करना है वो करिए, क्योंकि संविधान संशोधन को विधि शब्द से परिभाषित नहीं किया गया है। और यही बात सज्जन सिंह बनाम ने कही थी।
ये वाद मतलब केस के नाम है ये, ठीक है, सज्जन सिंह वाद, ठीक है। सज्जन सिंह बनाम ने यही बात कही थी, ये राजस्थान का है, ये 1965 की बात है, ठीक है। मतलब ये देखिए 1951 से लेके 1965 तक यही बात चली आ रही है कि संविधान संशोधन विधि में परिभाषित नहीं है, विधि में नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। यही चला आ रहा है 1965 तक। 1967 में कौन सा केस है, देखिए आप पढ़िए इसको। देखिए 1967 में क्या है, गोलकनाथ, ये नाम है, देखिए गोलकनाथ, आगे बनाम या वाद, ठीक। गोलकनाथ ने 1967 में कहा गया कि यह कोई बात नहीं होती, ऐसे तो संविधान संशोधन कितने भी करो असंगत है या नहीं आप तो नहीं बताओगे, क्योंकि इसमें जो विधि बता रखी है विधि में शामिल ही नहीं कर रखे आप संविधान संशोधन को। तो गोलकनाथ ने बताया कि संविधान संशोधन कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, और इसको भी विधि में ऐड किया गया, अब विधि में शामिल कर लिया गया, इसको विधि में शामिल कर लिया गया, किसको, संविधान संशोधन को, ठीक है। अब जो भी संविधान संशोधन करेंगे उसकी बात यहाँ पे 13 की क्लॉज 2 पे लागू हो जाएगी, क्योंकि वो विधि है, ठीक है। तो विधि है तो संविधान बनने के बाद जो विधि बनेगी वह संगत हो जाएगी, मौलिक अधिकारों पे अगर सीधा अटैक करेगी, तो यहाँ से सब कुछ सही था, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन, नंबर है, संख्या है 24 नंबर की, ठीक है। 24 संविधान संशोधन, देखिए अभी क्या किया गया है, 24वां संविधान संशोधन, तो ये संशोधन है तो ये क्या हो जाएगी, विधि। लेकिन 24वें संविधान संशोधन में जो 13 की क्लोज अपन ने 3 पढ़ी हैं उसमें 4 जोड़ दी गई। अपन ने 13 पढ़ी हैं संविधान बनने के बाद, पहले संविधान बनने के बाद और विधि, और 13 की क्लोज 4, यानी यहाँ पे क्लोज एक और जोड़ दी गई 4, और उसमें ये कहा गया, ये कब जोड़ी गई, 1971 को, ठीक है, 1971 की बात है, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, इस समय प्रधानमंत्री थी हमारी, और इसमें जोड़ दिया गया है कि संविधान मतलब अनुच्छेद 13 की कोई भी बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, ठीक है, 368 पर लागू नहीं होगी। देखिए आप पढ़िए इसको, क्या लिख रखा है कि 13 की 4 यानी 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया, माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। लेकिन बात वही आ गई, देखिए साफ शब्दों में कहूँ तो, कि इसमें ये जोड़ दिया गया है कि 368 यानी 368 में संविधान संशोधन करेंगे, उसकी कोई भी बात वह विधि शब्द में शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो संविधान संशोधन करेंगे अपन, जो भी करेंगे वो विधि में शामिल नहीं करेंगे, वही बात आ गई, ठीक। उसके बाद में आया था बहुत ही फेमस केस है 1973 में, केशवानंद भारती, क्या है, केशवानंद भारती, ठीक है, संविधान संशोधन केशवानंद भारती में कहा गया कि ठीक है 24वें संविधान संशोधन 1973 को जो बताया गया था वो ठीक है, वो वेद है। आप पढ़ रहे हैं, देखिए वेद है मतलब सही है, ठीक है, लीगल है, आपने जो बात कही है वो ठीक है। लेकिन संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा में मतलब संविधान के मूल ढांचे में आप संविधान संशोधन नहीं कर सकते। तो यहाँ से संविधान का मूल ढांचा निकल के आया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, ठीक है। तो 1973 केशवानंद भारती में मूल ढांचा शब्द का प्रयोग किया गया कि मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान का मूल ढांचा है क्या, ये अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि संविधान के मूल ढांचे क्या है ये तय करेगा न्यायपालिका यानी जुडिशरी यानी अपना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो मूल ढांचे की जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया गया है कि अभी तक मतलब ऐसे नहीं है कि
लिस्ट दे दी गई है कि हाँ ये लिस्ट है और इसमें अब आपका संविधान का मूल ढांचा है। नहीं, संविधान का मूल ढांचा जैसे जैसे संविधान संशोधन होंगे वैसे वैसे उनमें से देखा जाएगा कि हाँ ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो मूल ढांचे को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, समय समय पर मूल ढांचे का प्रयोग किया जाएगा कि संविधान में कौन सा मूल ढांचा है कौन सा नहीं। ठीक है, तो केशवानंद भारती ने मूल ढांचा जो संविधान संशोधन है वह संविधान का मूल ढांचा बताया, और मूल ढांचे में ये जोड़ा गया कि मूल ढांचे का संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें छेड़छाड़ अपन नहीं कर सकते। ठीक है, और संविधान का मूल ढांचा है संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए 1973 में ये बात हुई, फिर 1980 केशवानंद भारती 1980, लेकिन इसमें 368 में अब देखिए इससे पहले एक संविधान संशोधन और हुआ था, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो उसको देख लेते। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये तक बोला, यहाँ तक तो ठीक है, संविधान संशोधन को विधि मान ली गई कि हाँ संविधान संशोधन विधि में आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न कर दिया कि संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायालय कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन हमने जो किया संविधान संशोधन वह विधि है वह कानून है, लेकिन उस पर कोई प्रश्न जो क्या नाम है न्यायपालिका नहीं उठाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर प्रश्न नहीं उठाएगा। ये कहा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, और ये कहा गया और ये लिख भी दिया गया 368 की क्लोज 3 में और 4 में। ठीक है, 3 में और 4 में लिख दिया गया कि हम जो 368 के तहत संविधान संशोधन करेंगे उस पर न्यायालय कोई प्रश्न नहीं उठाएगा। बाद में 1980 में आया था आपका, देख रहे हैं यहाँ पे 1980 में क्या आया था, एक बार पढ़ लीजिए आप इसको। सब मतलब जितने विवाद हुए हैं उनका रिजल्ट आके यहाँ पे 1980 में आके रुकेगा। ठीक है, तो देखिए 1980 में मिनर्वा मिल्स, 1980 में मिनर्वा मिल्स ने यह तय कर दिया कि जो न्यायालय न्यायिक समीक्षा करता है वह मूल ढांचा है, संविधान का एक मूल ढांचा है कि न्यायपालिका, क्योंकि संविधान का संरक्षक न्यायपालिका न्यायालय है और न्यायपालिका संरक्षक है, तो संरक्षक होने के नाते जो कानून बनेगा उसकी जांच करना न्यायालय का हक है या फिर उत्तरदायित्व है। तो यहाँ से अनुच्छेद 368 की क्लोज 3 और 4 को खत्म कर दिया गया। तो अभी कितनी है, 368 की क्लोज 1 और 2 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विवाद खत्म हो गया, क्योंकि देखिए संविधान संशोधन को कानूनी दायरे में केशवानंद भारती ने ले लिया था। न्यायिक समीक्षा में मिनर्वा मिल्स में आ गया था कि अब इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो अब संपूर्ण वाद विवाद को देखें तो यह निर्णय निकलता है कि संविधान संशोधन करेंगे वह विधि होगी वह कानून होगा, संविधान संशोधन करेंगे वह विधि या कानून होगा, उस विधि की जांच करेगा न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, 226 के द्वारा। तो ये अपने वाद विवाद देखें। अब कल से मतलब अगली क्लास में अपन देखेंगे अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे, और याद रखना मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, टोटल हैं 6 मौलिक अधिकार, टोटल हैं 6। ठीक है, और पहले 7 थे, एक हटा दिया गया संपत्ति का, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको जोड़ दिया गया लीगल राइट में। देखिए लीगल राइट और फंडामेंटल राइट मतलब कानूनी अधिकार लीगल राइट होते हैं ना, उनका थोड़ा सा प्रभाव कम होता है जितना मौलिक अधिकारों का होता है। ठीक है, इसलिए तो मौलिक अधिकारों की अपन सीधा हनन होने पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो
इसलिए उसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और क्यों हटा दिया गया इसमें भी विवाद है, वो देखेंगे अपन। वो अनुच्छेद 31 में है वो, ठीक है, और 19 की F में है, ठीक है, 2 जगह था, अब उसको हटा दिया गया। ठीक, ठीक है, तो अपन आज इतना ही देखते हैं। थैंक्स।